हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। आई एम अहमद फराज। तो आप लोगों को पढ़ना है डायमेंशन एनालिसिस। अभी ये टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम नई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस की डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन के बारे में ये जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट पर लगाई गई पावर को ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले डायमेंशन को अगर हम लोग को शो करना होगा तो डायमेंशन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कैपिटल ब्रैकेट में ही शो किया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कैपिटल ब्रैकेट हटा दें तो डायमेंशन नहीं मानी जाएगी। इसको इंग्लिश फॉर्म में देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन द ड्राइव यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसके सिंबल पर अगर कोई पावर लगाई जाए तो इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर। इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एल को कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया गया है, उस पर कोई पावर नहीं है तो हम लोग सिंगल पावर 1 लगा सकते हैं। ये लेंथ की डायमेंशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पर टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो सेकंड की यूनिट होती है सेकंड को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी को ब्रैकेट में लिखकर उस पर कोई पावर न लगी तो पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये टाइम की डायमेंशन हो गई। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आते हैं मास की यूनिट होती है किलोग्राम को भी डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग कैपिटल एम के सिंबल से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एम लिखना ज़रूरी, कैपिटल ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर कैपिटल ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते तो डायमेंशन नहीं माना जाता। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर पावर 1 ही लगी हो। यहाँ पर 1 लेंथ है तो 1 पावर लगी है, डबल लेंथ होगी, लेंथ इंटू लेंथ होगी तो 2 पावर लग जाएगी, तीन लेंथ होगा तो 3 पावर लग जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली मैंने एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही दिया है, क्योंकि आप लोग जब फिजिकल डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो लास्ट में हम लोग को ये बताया जाएगा कि डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ 3 या 4 क्वांटिटी के बारे में ही बता पाती है। तो आप लोग इसको लेंथ, टाइम एंड मास यानी MLT, M मीन्स M के लिए मास यूज़ किया जाता है, L के लिए लेंथ यूज़ किया जाता है, T के लिए टाइम यूज़ किया जाता है। ये MLT हो गया। इस तरीके से आप लोग को सिंबल को याद करना है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दे रहा हूँ, एक होता है एम्पियर। एम्पियर की डायमेंशन कैपिटल ए से डिनोट की जाती है। ये एम्पियर की इन्हीं चारों क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोगों को पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है। इन 4 से ज़्यादा मोस्टली आप लोग नहीं पढ़ें। आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है और उनकी डायमेंशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि डायमेंशन किसी भी क्वान्टिटी के हम लोग को फाइंड करना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फार्मूला याद होना। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग डायमेंशन किसी भी चीज़ की हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ भी एक टाइप की, लेंथ को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, उसको भी हम लोग लिखेंगे कैपिटल एल। देखिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, इंटू एल। तो एरिया की यूनिट हो गई, एरिया का फार्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए भी कैपिटल एल यूज़ किया जाएगा क्योंकि लेंथ एक टाइप की लेंथ है ही, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ होती है। तो कोई भी लेंथ हो, अगर हम उसको मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में कोई भी लेंथ हो मेज़र करते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होगी उसको हम लोग कैपिटल एल से ही डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस आ रही है तो रेडियस भी एक टाइप की लेंथ होती है, उसकी भी यूनिट होगी कैपिटल एल। तो अब हम लोग यहाँ लेके चलते हैं। तो एरिया की यूनिट हो गई सॉल्व करने पर L⁻²। ये एरिया की यूनिट हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए भी कैपिटल एल यूज़ करा जाएगा। ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है, उसके लिए भी हम लोग कैपिटल एल यूज़ करेंगे। और हाइट भी एक टाइप की लेंथ है, उसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं तो उसके लिए भी कैपिटल एल हो जाएगा। तो टोटल हो गया L⁻3। एरिया की डायमेंशन L⁻², वॉल्यूम की डायमेंशन L⁻3। अब और भी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं। तीसरी है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप लोग जानते हैं डिस्टेंस को किस चीज़ में मेज़र किया जाता है? डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो अभी आप लोगों को बताया था मीटर के लिए हम लोग कैपिटल एल यूज़ करते हैं। तो डायमेंशन डिस्टेंस की हो गई कैपिटल एल अपॉन
टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए मैंने बता दिया था 3 ही चीज़ होता है, MLT, ये मास के लिए यूज़ किया जाएगा, ये लेंथ के लिए यूज़ किया जाएगा, और ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा एक बताया था कैपिटल ए, ये एम्पियर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर टाइम के बारे में हम लोग पढ़ते, तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल टी यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो LT⁻⁻1 हो गया। इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसमें 1 पावर है। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर शो करना पड़ रहा है। LT⁻⁻1 हो गया। फोर्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए डायमेंशन स्पीड की LT⁻⁻1 होती है, वही डायमेंशन वेलोसिटी की भी होती है। सेम जो स्पीड की वही डायमेंशन वेलोसिटी की होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात आ रही है, तो मैंने यहाँ पहले बता दिया जो डायमेंशन स्पीड की है वही डायमेंशन वेलोसिटी की है। फार्मूला हम लोग को पता हो गया। हम लोग यहाँ से वेलोसिटी की डायमेंशन यहीं से देख के लिख लेते हैं, LT⁻⁻1 अपॉन टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे कैपिटल टी। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पर T⁻+1 में है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो एक पावर और माइनस में हो जाएगी, और सॉल्व करने पर हो जाएगा LT⁻⁻2। ये डायमेंशन एरिया की, वॉल्यूम की, स्पीड और वेलोसिटी दोनों है। और यहाँ पर है एक्सेलरेशन के लिए। ऐसे जितने भी फिजिकल अभी भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, आज जिसको अभी आप लोग बुक में NCERT के देखेंगे, उसमें आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। अभी एक कैपिटल जी, जो एग्ज़ाम में मोस्टली कैपिटल जी के बारे में पूछा जाता है, तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए भी मैं इसके आगे बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपको अब पढ़ना है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा। कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी डायमेंशन अक्सर पूछी जाती है 1 नंबर में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की अगर फाइंड करना है तो हम लोग को फार्मूला पता होना ज़रूरी है। तो कैपिटल जी के बारे में हम लोग कहाँ से पता किए थे? हम लोग कैपिटल जी के बारे में पता किए थे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फार्मूले से, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। F = मास इंटू मास, फर्स्ट मास सेकेंड मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट अस कंसीडर देयर आर 2 बॉडीज हैविंग मास m1 and m2. They are attract to each other if they are separated by a distance small r by an external force. This force is directly proportional to the product of their masses m1 m2 and inversely squared of the distance between them. तो हम लोगों ने ये फार्मूला पता कर लिया था, प्रोपोर्शनल हटाया था तो कोई कांस्टेंट हम लोगों को मिल गया था। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ये फार्मूला यहाँ पर सामने मैंने लिख दिया है। अगर 2 बॉडीज़ हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और दोनों बॉडीज़ के मासेस m1 m2 हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F एक्ट करेगा। इनके बीच में कांस्टेंट यूज़ किया गया है कैपिटल G। इसी की डायमेंशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। अब फार्मूला लिख दिया तो उसमें से कैपिटल G यहाँ पर लिख दिया। कैपिटल G की डायमेंशन हमको फाइंड करना है, तो कैपिटल G को हम एक साइड में छोड़ देते हैं। कैपिटल G = r क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F(r²) अपॉन m1 m2। यहाँ पर देखें F(r²) अपॉन m1 m2 आ रहा है। अभी मैंने आप लोगों को फोर्स के बारे में नहीं बताया कि फोर्स की डायमेंशन कैसे फाइंड की जाती है। नो प्रॉब्लम। फोर्स के लिए मैंने कहा था डायमेंशन किसी भी चीज़ की निकालना हो तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मास है, मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल M। पहला मास है कैपिटल M, कैपिटल ब्रैकेट में इसको लिख दिया। दूसरे मास के लिए भी मास की यूनिट कैपिटल M ही, डायमेंशन कैपिटल M होगी, इसलिए हम लोग यहाँ ने कैपिटल M लिख दिया। r रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं और मीटर के लिए डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल L होती है। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे। यहाँ देख रहे हैं पावर 2 लगी हुई है, तो हम लोग को यहाँ पर पावर 2 लगाना है।
ये डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई, ये मास की डायमेंशन हो गई, ये दूसरे मास की डायमेंशन हो गई। यहाँ 1 2 नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ हमको यहाँ पर 1 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट का मास है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो हम लोग जब डायमेंशन लिखेंगे तो 1 2 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ जो है मास है, अब सॉरी फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले फार्मूला, सिंपल फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। ये माइंड में आप लोग के आ गया होगा। मास के लिए डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम बताया, तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं कैपिटल एम। ए एसेलरेशन होता है, और अभी इसके पहले बताया है एसेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी दी पावर माइनस 2। अभी इसके पहले ही बताया था। तो फोर्स के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे, एम के लिए कैपिटल एम और एसेलरेशन के लिए एल टी दी पावर माइनस 2, यानी ये पूरा टोटल मिलाकर हो गया कैपिटल एफ की डायमेंशन। तो हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं। एफ के लिए हो गया एम, एल टी दी पावर माइनस 2 यूज़ करेंगे, एल टी दी पावर माइनस 2, ये हो गया। अब इसको हम लोग को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 1 m कैंसिल आउट, एल दी पावर इसमें 1 है और एल दी पावर 2, टोटल हो गया कैपिटल G इज इक्वल टू एल दी पावर 3 टी दी पावर माइनस 2 अपान m। m में पावर 1 है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो m दी पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो डायमेंशन निकल कर आएगा कैपिटल G इज इक्वल टू m दी पावर 1 थी, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 l दी पावर 3 एंड t दी पावर माइनस 2। ये कैपिटल G की डायमेंशन हो गई। डायमेंशन फाइंड करने का आप लोगों को मैंने प्रोसेस बता दिया। सबसे पहला प्रोसेस सिर्फ आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी डायमेंशन आप लोगों को निकालने में टिपिकल लगेगी। यहाँ पर फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। फोर्स भी एक क्वांटिटी है, उसका फार्मूला अगर आप लोगों को पता है तो आराम से यहाँ से फोर्स की डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, कैपिटल G की डायमेंशन आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है वरना डायमेंशन गलत मानी जाएगी, सॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं 2 क्वांटिटी के बारे में और बता दे रहा हूँ। डायमेंशन, एक वर्क है, वर्क की डायमेंशन कैसे फाइंड की जाएगी। सबसे पहला काम वर्क का फार्मूला पता होना। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी F इंटू डी भी कह सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन आप लोग को नहीं पता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया फोर्स की डायमेंशन कैसे पता करना है। आपको नहीं पता है तो फार्मूला F की डायमेंशन, तो आप लोग फार्मूला लिख लें, मास इंटू एसेलरेशन, डी डिस्प्लेसमेंट है। M के लिए डायमेंशन जो यूज़ की जाती है वो कैपिटल M यूज़ की जाती है, इसमें कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब कैपिटल M। ए एसेलरेशन है और एसेलरेशन के लिए डायमेंशन अभी बताया था एल टी दी पावर माइनस 2 होती है। अब आ रहा है नंबर डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं? मीटर में। मीटर के लिए डायमेंशन यूज़ की जाती है कैपिटल L। सबको मिक्स कर देंगे तो m दी पावर, इसमें कोई पावर नहीं, इसको हम लोग 1 पावर पढ़ेंगे, L और L हो गया L दी पावर 2 T दी पावर माइनस 2। ये हो गई डायमेंशन ऑफ वर्क। तो अगर आप लोगों को डायमेंशन याद करना है, बार बार तो आप लोगों को ड्राइव करना नहीं होगा, आप लोगों को तो बस याद करना है कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है। तो मैं आप लोग को एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन आप लोग याद कर लें। फोर्स की डायमेंशन होती है m एल टी दी पावर माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन है। तो आपको वर्क की डायमेंशन कैसे पता होगी? यही जो फोर्स की डायमेंशन है कॉपी कर लें, m एल टी दी पावर माइनस 2। सिर्फ l के पावर 2 कर देंगे तो हमारा आंसर वर्क का हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन याद करेंगे, अभी फोर्स की डायमेंशन की हेल्प से मैं आप लोगों को 5-6 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद करा दूंगा। फोर्स की डायमेंशन m एल टी दी पावर माइनस 2 होती है, आप इसको याद कर लें। फिर कॉपी कर लें m एल टी दी पावर माइनस 2। अगर हम l पर पावर 2 लगा देते हैं तो वही चीज़ बदल जाती है, वो डायमेंशन वर्क के लिए यूज़ हो जाती है। और बहुत से अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, वर्क जो होता है वो एनर्जी भी होती है। क्लास 9th में ही पढ़ा है आप लोगों ने कि W इज इक्वल टू डेल्टा K। क्लास 9th में एक थ्योरम थी, वर्क चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि जो वर्क होता है वही एनर्जी भी होती है।
तो जो डायमेंशन वर्क की है वही डायमेंशन इस फार्मूले को अप्लाई करें क्लास 9th के हिसाब से तो वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की भी हो जाएगी। और एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, एनर्जी एक दूसरे में सिर्फ कन्वर्ट की जाती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन अनदर। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है तो पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन वही होगी, एक डायमेंशन और आ गई। फोर्स का याद किया, L में पावर 2 लगाया, वही वर्क हो गया। जो डायमेंशन वर्क की वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की, वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की, और वही डायमेंशन टोटल एनर्जी की भी होगी, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कांस्टेंट आता है और एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी किसी भी कन्वर्ट की जा सकती है, बदली जा सकती है सिर्फ एक दूसरे में। तो दुनिया में कोई भी अगर एनर्जी है, चाहे वो हीट हो चाहे वो लाइट हो, कोई भी एनर्जी है, उसकी डायमेंशन mL/2 ही होगी। एक चीज़ और, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे एक चीज़ टर्म आएगा टॉर्क, TORQE। टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है। तो जो डायमेंशन वर्क की होती है वही डायमेंशन टॉर्क की भी होती है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी आगे चैप्टर में आएंगे, तो मैं यहीं से रिपीट करा दे रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ की डायमेंशन से आप लोगों को 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद हो गई है। सिर्फ आप लोगों को फोर्स याद करना है। अभी 2 क्वांटिटीज़ के बारे में मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे एक्सेलरेशन और एक मास। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। ये सेकंड पार्ट जो बच रहा है उसको हम लोग मास की डायमेंशन बोलते हैं। तो आप लोग एक ही चीज़ से देख रहे हैं कितना क्वांटिटीज़ याद कर ले रहे हैं, सिर्फ छोटे से फार्मूले से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। पहला, एक एनर्जी, पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना है, इसलिए मतलब हर जगह पर एनर्जी है और एनर्जी की डायमेंशन आप लोग को याद करना ही करना है। दूसरी चीज़, अगर यूनिवर्स में फोर्स हटा दिया जाए तो यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्स का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी की डायमेंशन याद करना, एक फोर्स की डायमेंशन याद करना। यही 2 चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में पूरा फिजिक्स है। फोर्स की डायमेंशन ये है, वर्क की डायमेंशन ये, 5 चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक बता दिया था आप लोगों को कैपिटल G के बारे में, इसकी डायमेंशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होती है, और आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। बट अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है यूज़ ऑफ डायमेंशन या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज़ कहाँ करते हैं। अब आप लोगों ने, जैसे फिजिक्स में हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये यूज़ कहाँ किया जा रहा है। तो डायमेंशन के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको भी जानना पड़ेगा कि डायमेंशन का पहला यूज़ कहाँ है। इसके 3 यूज़ होते हैं। पहला यूज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन among to establish the relation among physical quantities। डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी के बीच अमॉन्ग रिलेशन बताना। इसका मतलब है कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये कैसे बनाया गया, या U इज इक्वल टू mgh, या V इज इक्वल टू U+AT। ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये सब, इसको अगर हम हटा दें तो हम 2 यहाँ फार्मूला दिख रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसको कैसे फॉर्मेट किया गया, दूसरा है U इज इक्वल टू mgh, इसको कैसे बनाया गया है। ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ही तो बता रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है। एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r with constant speed small v, then a centripetal force is set up toward the center of circle
देन फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F=mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, कांस्टेंट स्पीड स्मॉल v के साथ ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। अब इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो फिजिकल फिनोमेना होता है, फिजिक्स में एक फिनोमेना होता है, जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो रिफरेंस सर्किल जो होता है उस रिफरेंस सर्किल के सेंटर की तरफ ऑटोमेटिकली एक फोर्स काम करने लगता है। उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोग को पता करना है। ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, F=mv²/r होता है। अभी देखिए मैं इसको डायमेंशन की हेल्प से कैसे लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हों उन क्वांटिटीज़ को आप लोग को एक साइड में लिखना है। देखें क्वेश्चन में जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा तो उसमें दिखा होगा कि मास की वैल्यू दी होगी स्मॉल m, वेलोसिटी की वैल्यू दी है स्मॉल v एंड रेडियस इसकी वैल्यू दी हुई स्मॉल r। तो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं mv/r। और जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिस वैल्यू की फाइंड करना होगा उसको हम दूसरी साइड में लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दिया जाएगा। हम लोग को f की वैल्यू फाइंड करना था, वो हमने एक साइड लिखा। बाकी जो क्वांटिटीज़ दी रहेगी क्वेश्चन में उन क्वांटिटी को दूसरी साइड में लिखकर प्रोपोर्शनल लगा देंगे और प्रोपोर्शनल लगाने के बाद पावर लगा देंगे। हम लोग को कोई भी पावर ले रहे हैं a b c, यानी m⁴ a v⁴ b एंड r⁴ c, क्योंकि हम लोग को डायमेंशन निकालना है। और डायमेंशन के लिए मैंने पहले बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाई गई पावर को ही डायमेंशन कहा जाता है। पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करना है, प्रोपोर्शनल हटाना है, कोई कांस्टेंट यूज़ करना है। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं वो कांस्टेंट यूज़ करेंगे। F= कोई भी कांस्टेंट अपने मन से यूज़ कर लीजिए। उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर स्मॉल k लिख ले रहा हूँ। कोई भी कांस्टेंट यूज़ किया जा सकता है। m⁴ a v⁴ b r⁴c। पहले स्टेप में ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा, ये यहाँ पर जो k है, डायमेंशन की एक ड्रॉबैक होती है, 2-3 ड्रॉबैक है। यहाँ पर एक ड्रॉबैक यूज़ होगी, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं बता पाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कहीं पे भी आ जाएगा, सॉल्व करते हुए उसको हम लोग हटा देंगे। पहला स्टेप क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया जाएगा। दूसरा स्टेप होगा, दोनों साइड में हम लोग को डायमेंशन लेना है। एक साइड में फोर्स लिखा हुआ है, दूसरे साइड में ये सारी चीज़ें क्वांटिटी लिखी हुई है और अभी बताया है कांस्टेंट टर्म को डायमेंशन लेते वक्त छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन इन बोथ साइड, दोनों साइड में डायमेंशन ले लीजिए। कांस्टेंट टर्म है, छोड़ दिया जाएगा। मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल M, पावर कितनी है a, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोग को स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। वेलोसिटी की डायमेंशन L⁻⁻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 ⁻
रेडियस आ रहा है, रेडियस के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था, रेडियस भी एक लेंथ होती है और लेंथ के लिए डायमेंशन एल यूज़ किया जाता है। उस पर पावर लगी है सी, कांस्टेंट टर्म हटा दिया जाएगा, डायमेंशन नहीं बता पाता है। एफ जो है फोर्स, अभी आप लोगों को मैंने कहा था फोर्स की डायमेंशन आप लोग याद कर लें, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है पूरे फिजिक्स में वो है फोर्स, इसलिए उसकी डायमेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके लिए होता है एम एल टी दी पावर -2। फर्स्ट स्टेप में ये करना था। सेकेंड स्टेप में दोनों साइड में आप लोग को डायमेंशन सॉल्व करना है। डायमेंशन लेने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर m दी पावर a है और कहीं पर m नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे m दी पावर a। l दी पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन बाहर भी चेक कर लेंगे कि आप ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी हुई है, तो यहाँ पर b लगी हुई है, इसलिए l दी पावर b हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं l दी पावर c है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होने पर ऐड हो जाती है, ये आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे। तो l दी पावर b प्लस c हो गया। देखें एक बार, यहाँ पर भी l दी पावर b है और यहाँ पर l दी पावर c है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई होने पर ऐड होता है पावर। नेक्स्ट अब t दी पावर आ रही है, t दी पावर अंदर l दी पावर t दी पावर -1 लगी हुई है,
और पावर पे पावर लगी हो तो मैथमेटिक्स कहता है मल्टीप्लाई होती है, पावर पर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 बी द बी, तो टी दी पावर हो जाएगा माइनस बी, ये कंबाइन हो गया एम एल टी दी पावर माइनस 2। सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में आप लोग को सिर्फ कंपेयर करना है पावर को। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे एम के लिए, कंपेयर कर लिया जाए। यहाँ पर कोई पावर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब 1। जब किसी भी क्वांटिटी पर कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 पर कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब हम लोग 2 की पावर 1 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों साइड में जितनी डायमेंशन है सब कंपेयर कर लिया जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले m को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर m दी पावर कुछ नहीं लिखा हो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई पावर नहीं लिखी, उसको 1 पढ़ा जाता है। तो m नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, m दी पावर 1 हो गया, इज इक्वल टू, इसको हम कंपेयर करेंगे, m को m से ही कंपेयर करना है, l को l से कंपेयर करना है, t को t से कंपेयर करना है। m दी पावर यहाँ पर लगी हुई है a। अब हम देख रहे हैं जब कंपेयर करेंगे तो m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब हमको बस b और c की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हम लोग को a, b एंड c की वैल्यू पता होगी, लास्ट स्टेप में हम लोग ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले स्टेप में आप लोग को जितनी भी क्वांटिटीज़ दी होंगी सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड में लिखना है और जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है उसको दूसरी साइड में लिखकर प्रोपोर्शनल लगाना है और पावर लगा देना। पावर अपने मन से लगा सकते हैं, P, Q, R, S भी लगा सकते हैं, मैंने आसानी के लिए A, B, C लिख दिया है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट यूज़ करता है, कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने स्मॉल k यूज़ किया है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन में कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं बताया जाता, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। डायमेंशन लेने के बाद यहाँ मिक्सअप करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, पावर की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। a दी पावर 1 हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी की पावर कंपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पावर t के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ, b वाला छोड़ दे रहा हूँ, आगे टर्म में कर लेंगे। तो मैं t को कंपेयर कर ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि l को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं l के लिए चल ले रहा हूँ। l दी पावर यहाँ पर है 1, इधर है l दी पावर b प्लस c। कंपेयर करेंगे तो l कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b प्लस c हो जाता है। अब यहाँ पर मामला फंस गया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है, अगले टर्म में चलते हैं। अगला नंबर है t का, तो t को हम कंपेयर कर ले रहे हैं। t को जब कंपेयर करेंगे तो t दी पावर यहाँ पर -2 लगी हुई है और यहाँ पर t दी पावर -b लगा हुआ है, तो t कैंसिल, माइनस पावर भी कैंसिल, सिर्फ b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए a की वैल्यू तो आप लोग पता कर ही चुके थे, a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ पर जो आप लोग को फंस रहा था जो स्टेप, वहाँ पर b की वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू 2 पुट कर दे रहे हैं, प्लस c इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए जो पावर हमने अपने मन से लगाया था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -1 आ गई है। यही तीनों वैल्यूज़ को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। बस यही लास्ट स्टेप है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, आपको स्टेप यही अप्लाई करना है। तो हम लोग पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू स्मॉल k कांस्टेंट टर्म था, m दी पावर a है और a की वैल्यू आ गई है 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं होता। v दी पावर b, तो b की वैल्यू है 2, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे v दी पावर 2 अपान r दी पावर c। अब r का नंबर है तो c की वैल्यू -1 आई है, -1 लिखना ज़रूरी है, माइनस को शो किया जाता है, प्लस पावर को शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म m दी पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, v दी पावर 2 लिखना जरूरी है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। और r दी पावर माइनस है, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया तो कोई भी पावर माइनस में होती है उसको डिनोमिनेटर में ले जाया जाता है, तो उसकी पावर इस तरीके से बन जाती है। और यहाँ पर +1 लिखा गया और 1 पावर लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ से पावर 1 हटा दिया है। ये आप लोगों को फार्मूला मिल गया। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था f की वैल्यू जो होती है f इज इक्वल टू mv²/r, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा है, मगर एक प्रॉब्लम आप लोग को सता रही होगी कि ये k क्या है। k स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म है और डायमेंशन एनालिसिस की ड्रॉबैक होती है, कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन नहीं बता पाता।
अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली, बाई एक्सपेरिमेंटली हम इसको ले रहे हैं k इज इक्वल टू 1। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा लास्ट आंसर आ जाता है यही, f इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, k कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई भी वैल्यू हो जिसकी वैल्यू कभी बदले ना, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये कभी नहीं चेंज होते, तो इनको हम लोग कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट टर्म को हमसे कोई मतलब नहीं, हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, हमको मेन मतलब इससे होता है क्वांटिटीज़। हमारा फार्मूला ये आ गया। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर ये स्टेप अप्लाई करेंगे तो सारे स्टेप से आप लोगों को फार्मूला पता चल जाएगा।